हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा है या स्पेशल एजुकेटर की, उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अब ये हमारा सीडीपी का पांचवा प्रैक्टिस सेट है। हमने इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। सारे सब्जेक्ट का 4-4 कर लिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में यहाँ प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको आप देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप उसको तीनों चारों देख ले तो आपके आराम से 15 से 20 नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो इसी क्रम में हम आज चलते हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हमारे डिस्कशन करने का तरीका ये रहता है कि हम देखते हैं क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। तो हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए कि गामक विकास से हमारा अर्थ, अब यहाँ पे डैश है, कि उपयोग के लिए हाथों और पैरों का विकास है। तो जब जहाँ पे गामक विकास आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? फिजिकल हो गया। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होगा। ठीक, अधिगम में भी नहीं, क्योंकि कौशल में आ जाएगा। प्रशिक्षण और अधिगम ये भी नहीं। तो हमारा एक ही ऑप्शन हो गया, शक्ति और गति। ठीक, तो ये तो डायरेक्टली आप समझ गए कि फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट हमारा शक्ति और गति है। दूसरा क्या है यहाँ पे आप समझने के लिए, हाथों और पैरों की बात हुई है। तो हाथों और पैर में कितनी शक्ति आई है और उसका हम इस्तेमाल कैसे बच्चा कर पा रहा है, तो यही चीज़ के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे 4 सिद्धांत हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है। अब देखिए लिखा गया कि सूफी का वजन और कद उसकी आय अनुसार सही है। उसके पास एक अच्छी तरह से विकसित भाषा क्षमता भी है जो उसे सभी से संवाद करने में सक्षम बनाती है। वह सभी से प्रेम करती है और उसके पास सकारात्मक आत्मविश्वास है। तो इसमें कौन से विकास में वो है, ये आपको ये बताना है। पहला क्या, विकास में परिवर्तन सम्मिलित है। अब देखो यहाँ पे अगर उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है तो परिवर्तन की कोई बात नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, विकास एक निश्चित रूप अनुक्रम के अनुसार बढ़ता अनुसरण होता है, ऐसा नहीं है। विकास सबका, किसी का कम किसी का ज़्यादा, उस हिसाब से होता है, तो ये गलत हो गया। तीसरा क्या है, विकास समान से विशिष्ट। अब ये नहीं, क्योंकि आपने सिद्धांत के बारे में पूछा, तो समान से विशिष्ट या विशिष्ट से समान से कोई मतलब नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया चौथा, क्योंकि विकास जो है सहसंबंधित है। सहसंबंधित का मतलब अगर बच्चे का वजन, कद, सारी चीज़ें सही है, अच्छे से बोल पा रहा है, आप सबको समझा पा रहा है, सबसे प्रेम भी कर रहा है, तो क्या होगा, एक दूसरे से सब क्या होगा, सहसंबंधित हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, विकास सहसंबंधित है। ठीक है, और हम लोग ये देखे होंगे, अगर बच्चे की एक चीज़ सही होता है, मतलब अगर बोल सही से पा रहा है, उसकी हाइट सही, कद सही, सब कुछ अगर सही है, तो लगभग सारी चीज़ें सही होती हैं। ठीक, तो इस हिसाब से ये चौथा ऑप्शन सही है। अब इसमें देखें हम तीसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे कहा कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको इसमें देखना कि कौन सा एक है जो सही नहीं है। तो अगर हम पहला ऑप्शन की यहाँ बात कर दिया कि यह व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, ठीक, तो ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल सही, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण से ही हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, यह शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। हमको नहीं पूछा, हमको नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बिल्कुल, आनुवंशिकता और पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा बच गया, जो कि सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है। अब आनुवंशिकता और पर्यावरण से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण सही ठीक ठाक मिल जाए तो इसका मतलब थोड़ी कि आपकी अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन चौथा यहाँ पे गलत है, जो कि आपसे पूछा था कौन सा गलत है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुक्रम करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक, अनुरूप क्रिया करने की अपेक्षा की जाती है। विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में काम कर रहा है। अब देखो, अगर जो बच्चा होता है तो सामाजिकरण दो प्रकार के होते हैं। आप लोग सुनिए, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है। अब देखो, संरचनात्मक और विश्लेषण ये खत्म हो गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, प्राथमिक और द्वितीयक। अब प्राथमिक सामाजिकरण वो होता है जहाँ पे बच्चा खुद थोड़ा सा बोलना सीखता है, समाज में रहना सीखता है, कैसे किसी से मिलना जुलना होता है और थोड़ा सा कल्चर वगैरह के बारे में, तो ये प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन जब बच्चा विद्यालय में जाता है, नया व्यवहार, नया नियम सीखता है और उनसे उसी अनुक्रम की अपेक्षा की जाती है कि हाँ, वो भी इस तरह से व्यवहार और नियम को फॉलो करेंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्राथमिक आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं। जब विद्यालय में बच्चा जाता है, वहाँ नई व्यवहार, नए नियम सीखता है, तो कौन सा होता है? द्वितीयक सामाजिकरण होता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? द्वितीयक सामाजिकरण। ठीक, अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अब हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा सही से। इसमें बात करें, देखिए, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। अब देखो, अगर इस तरह से चीज़ें हैं, बच्चा तर्क भी कर रहा है और सभी प्रश्नों का उत्तर जान रहा है, तो पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में है? अब देखो, मूर्त अवस्था की अगर हम बात करें तो ये कब होता है? जो हमारा ये होता है 7 से
12 साल अप्रॉक्सीमेट, ठीक। और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक 12 से ऊपर होता है, और पूर्व संक्रियात्मक ये हमारा होता है 2 से 7 साल तक होता है, ठीक। तो जो 2 से 7 साल का पीरियड होता है बच्चों का, तो इसकी क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक। इसी में बच्चा जो है चीज़ों को जानना शुरू कर देता है और आंसर देखो होता क्या, अगर छोटा बच्चा है, तर्क करना मतलब ये क्या है, कैसे है, देखे होंगे आप, छोटा बच्चा तो बहुत तर्क करता है। जैसे आप कहोगे खाना खा लिया था, बोले कैसे खा लिया, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, बहुत सारे तर्क करता है। और दूसरी बात, आपके वो अपने आप जो उनसे पूछेंगे उसका उत्तर भी दे लेगा, कि आप उनसे पूछेंगे बेटा खाना खाओगे, बोलेगा नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, या खाना खाएंगे, या हमको यहाँ जाना है, ठीक। तो उत्तर देना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें कब आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। कब, जब बच्चा 2 से हमारा 7 साल का होता है, ठीक। अप्रॉक्सीमेट है ये, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की गई। जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था उसकी बहुत आलोचना हुई थी। तो इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करें तो 4 ऑप्शन आपके हैं, थोड़ा सा बड़ा है, देखिए अब यहाँ पे दिया है। पहला ऑप्शन बात की, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित किया है, ये सही है। अगर आपसे पूछा क्यों आलोचना, तो यही इसीलिए आलोचना की गई थी क्योंकि कोहलबर्ग ने अपना नैतिक विकास जो सिद्धांत बनाया था उसमें जितने भी थे सबको पुरुषों को लिया था, सारे मेल कैंडिडेट के लिया था। जबकि मेल और फीमेल की थिंकिंग एबिलिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। ऊपर नीचे मतलब ये नहीं कि कोई कम ज़्यादा, उनका सोचने समझने का तरीका अलग होता है, हमारा सोचने समझने का तरीका थोड़ा अलग होता है क्योंकि वहाँ भावनाएं जुड़ जाती हैं, ठीक। तो इसमें यही कहा गया कि सिर्फ उन्होंने पुरुषों पर ये किया, तो ये गलत है। और ऑप्शन में आपसे यही पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा कथन सही है जिसके लिए आलोचना हुई, तो इसी के लिए इनका आलोचना हुआ, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब बाकी ऑप्शन जो बचे वो गलत क्यों उसको देख लेते हैं। इसमें दिया कि कोहलबर्ग नैतिक तर्क में के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने हर एक सोपान के लिए, मतलब जो उन्होंने 4 स्तर दिए, 3 स्तर, और 3 स्तर में 2-2 वहाँ पे उन्होंने दिए, जैसे 3 स्तर दिए थे और 3 स्तर में 2-2 नियम बताए थे, तो उसमें एक प्रत्येक विशेष तरह से उत्तर दिया था, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा तक पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे सिद्धांतों को दोहराया, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना खुद का सिद्धांत दिया था, कोहलबर्ग का पियाजे सिद्धांत को दोहराया नहीं था। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो हिंज का नियम बताया था, जो हिंज वाला हिंज डिलेमा था कि बच्चे मतलब उसकी बीवी बीमार हो गई, मेडिकल पे दवा, ये वाली कहानी सुनाया कि उसमें से क्वेश्चन पूछा था, तो ये ध्यान केंद्रित करता था, ये गलत हो गया। तो आपका यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो दिए गए थे वो गलत है, एक ऑप्शन सही है। और वो क्यों सही है, क्योंकि उसमें आलोचना की गई थी। क्यों, क्योंकि पुरुषों के नमूनों को सिर्फ लिया था, महिलाओं को नहीं लिया था। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा के बारे में है। अब प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा जहाँ पे सब कुछ स्वतंत्रता मिलती हो या बच्चा सब कुछ अच्छा कर पाए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, छात्रों की प्राथमिकताओं और पसंद के अनुसार अधिगम की स्वतंत्रता देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट, प्रगतिशील कक्षा का मतलब ये कि प्राथमिकता, आप छात्र जो चाहते उस तरह से पढ़ाएं, या छात्र के हिसाब से चीज़ें कराएं, ठीक, अपने हिसाब से नहीं। तो ये हो गया। दूसरा क्या है, और पसंद के अनुसार अधिगम की स्वतंत्रता, उनको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से पढ़ाएं, ठीक है। हो सकता है आपका मेथड उन्हें अच्छा ना लगे, तो ये नहीं ज़बरदस्ती आप उसी मेथड पढ़ाएं, आप अपने मेथड को चेंज करें ताकि उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं बाकी सारे ऑप्शन अगर गलत हुए तो क्यों गलत हुए। इसमें दिया है कि छात्रों के व्यवहार के अनुसार अधिगम की स्वतंत्रता देना। अब उनके व्यवहार के हिसाब से हम उनको अधिगम नहीं देंगे, ठीक। अब मान लो कोई बहुत अग्रेसिव है, कोई बहुत शांत है, उसके हिसाब से उनको हम अधिगम देने की स्वतंत्रता नहीं देंगे, ठीक। दे सकते बट स्वतंत्रता उनको नहीं देंगे। चौथा क्या है, तीसरा क्या है, छात्रों को घर के परिवेश के अनुसार, घर के परिवेश से हमसे कोई मतलब, उपरोक्त सभी भी गलत होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया किस वर्तमान कक्षा रणनीति के प्रतिबिंब के आधार पर हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आज विद्यालयों में कक्षा को प्रभावित करता है। तो जो गार्डनर ने सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि का, वो उन्होंने पूछा कि किस सिद्धांत पे दिया था। तो अगर बात करें तो खोजपूर्ण अधिगम, ऐसा नहीं खोजपूर्ण अधिगम नहीं था। उन्होंने क्या किया था, हावर्ड गार्डनर ने मतलब 8 तरह से ऐसे माइंड को डिवाइड कर दिया था कि मैथ के लिए अलग दिमाग होता है बच्चों का, संगीत के अलग होता है, फिजिकल के लिए इस तरह से होता है। अगर एक खराब हो जाए तो बाकी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यही उन्होंने कहा है। तो इस हिसाब से अगर उन्होंने विभेद किया, हर एक बुद्धि को 8 भागों में बांटा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विभेदित निर्देश हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग करके बताया, ठीक। तो विभेदित आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि विभेदित निर्देश है। दूसरा ऑप्शन गलत, क्योंकि समावेशी की बात इन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ एक साथ रहता है, इन्होंने सबको अलग अलग कर दिया और सामाजिक अर्थ से भी कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विभेदित निर्देश, ठीक। इस क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए एक बच्चे में दूसरे के साथ समझने और प्रभावी ढंग से अंतःक्रिया करने की क्षमता है, ठीक। तो अब कोई बच्चा है जो
दूसरों की बात समझने में और उनको अपनी बात समझाने में अंतःक्रिया सही से कर पा रहा है तो क्या होगा। देखो, तो मौखिक और गणितीय तो होगा नहीं। अब बच्चा अंतः व्यक्तित्व और अंतरा व्यक्तित्व। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए। अंतः व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? ऐसा आपका व्यक्तित्व जिसमें आप दूसरों के बारे में जान पाएँ या दूसरों को अपनी बात समझा पाएँ और वो आपकी बात समझ पाए या आप उनकी बात अच्छे से समझ पाएँ। तो अब इस तरह की चीज़ें क्या होती है, जैसे हमारे नेता हो गए, धार्मिक गुरु हो गए, तो हम लोग उनकी बातें क्या होती है, जो कुछ बताते हैं हम लोग समझ जाते हैं, ठीक, चाहे वो सही हो गलत उससे मतलब नहीं, लेकिन समझ जाते हैं ना। तो क्या हो गया, ये किस तरह के व्यक्ति होते हैं? अंतः व्यक्तित्व लोग होते हैं। और अंतरा व्यक्तित्व लोग होते हैं जो अपने मन में सारी चीज़ सोचते हैं, ठीक, जिसको अंतर्मुखी भी कहते हैं। तो अंतः और अंतर में आपको समझ आ गया होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो दूसरे के साथ समझने और प्रभावी ढंग से अंतःक्रिया की क्षमता रखते हैं वो क्या हो जाएंगे? अंतः व्यक्तित्व हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अंतरा क्या है? जो अपने बारे में खुद सोचते हैं, सिर्फ अंदर अपनी चीज़ों को अंदर सोचते हैं, तो ये अंतरा व्यक्तित्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है डैश सोच में एक बच्चा एक तरफ सरलीकरण सामान्यीकरण करता है और दूसरी तरफ सत्य और सटीक होता है। कोई बच्चा किस तरह की सोच कर रहा है जहाँ पे सरलीकरण कर रहा है और दूसरी तरफ सत्य और सटीक भी है? तो देखो, रचनात्मक और संज्ञानात्मक होगा नहीं। अब चिंतनशील या गहन, इसमें दो हो सकता है। देखो, अब चिंतनशील अगर बच्चा करेगा तो चीज़ों को सिर्फ सरल कर पाएगा, ठीक, लेकिन जब गहन अध्ययन करेगा या गहन सोच में जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? सत्य, सही गलत, जो सटीकता होगा उसके बारे में समझ पाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे गहन सही हो जाएगा, ठीक। गहन सोच जब बच्चा करेगा तो चीज़ों को सरलीकरण कर पाएगा और जो सत्य है और सटीक है उसके बारे में जान पाएगा, ठीक। तो समझ में आ गया चिंतन क्यों नहीं? क्योंकि चिंतन बच्चा सिर्फ चीज़ों को सरलीकरण कर पाएगा, सिर्फ सोचेगा बच्चा वो, ठीक, बाकी सत्य असत्य इन सब चीज़ के बारे में नहीं सोच। जब गहन अध्ययन करेगा, गहन सोच में जाएगा, तब उसको समझ, हाँ क्या सत्य है क्या गलत है, क्या सही है तो कितना सही है, ठीक, सटीकता के बारे में जानेगा। तो आपका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गहन, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि एक महिला जो बच्चा नहीं चाहती है उसके अंदर कोई कमी है, यह कथन किस प्रकार का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधा इसको आप जान जाइए, लैंगिक रूढ़वादिता होता है, ठीक। इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये बच्चा नहीं चाह रहे, मतलब इसके अंदर कोई कमी होगी। तो क्या हो गया? लैंगिक रूढ़वादिता है, ठीक। लैंगिक पक्षपात की यहाँ बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं की जा रही है और ना ही सामाजिकरण की बात होगी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लैंगिक रूढ़वादिता का, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर करते हैं तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत अंतर अगर कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है? कक्षा में सख्त अनुशासन लागू करें। देखो, सख्त अनुशासन की बात ही नहीं होगी, गलत हो जाएगा आपका, अनुशासन नहीं करना है, ऐसे निगेटिव हो गया है। दूसरा क्या? परीक्षण या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई अंतर व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत कोई बच्चा मिल गया तो आप उसका ज़्यादा परीक्षा थोड़ी लेंगे। तीसरा क्या है? विभिन्न प्रकार के अधिगम का अनुभव प्रदान करेंगे। अब यही आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो उसके अंदर कोई व्यक्ति भिन्नता है, नहीं समझ में आया कोई चीज़, तो आप अपने दूसरे तरीक़ों को अपनाओगे। अधिगम का आपके पास, अगर आप टीचर हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, तो उस तरीके से नहीं समझ पाए तो दूसरा जो आपका अनुभव उसको प्रदान कीजिए, बच्चा सीख जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा क्या है? गलत क्यों हुआ? विभिन्न प्रकार की शिक्षा सामग्री प्रदान करें। उनको शिक्षण बुक कोई बदल दोगे या तो तरीका बदलना है आपको ना, तो तरीका बदलना है, ना कि आप शिक्षण सामग्री बदल दोगे, तो ये गलत हो गया। तो हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? अगर आप किसी का मूल्यांकन करें सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, ये पूछा है। तो अगर यहाँ पे देखें, चौथे ऑप्शन दिया कि मूल्यांकन सत्र के अंत में होना चाहिए, गलत होता है, ठीक। मूल्यांकन सत्र के अंत में नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या दिया? मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए, ना शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। अब देखो, अगर आप पढ़ा रहे हो तो मूल्यांकन आप करोगे ना, दूसरे से करो, उसको क्या पता कि बच्चे के बारे में क्या कमी क्या, ठीक, तो उतना अच्छे से नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या? मूल्यांकन शैक्षिक सत्र की शुरुआत में और अंत में 2 बार होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो गया क्योंकि 3 गलत हो गए। क्यों? क्योंकि दिया शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन अंतर्निहित प्रक्रिया है। दैट मीन्स अगर आप बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, उसी के दौरान आप उसका मूल्यांकन करते रहे कि आया कि नहीं आया, उसके हिसाब से नियम बदलिए, अगर नहीं आया फिर से नियम बदलिए। तो ये अंतर्निहित प्रक्रिया है, ना कि मूल्यांकन शुरू में होता है ना बाद में, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। हाँ, बनाए गए हैं मूल्यांकन बहुत तरह के, लेकिन जो मूल्यांकन करने के सबसे प्रभावी तरीका की बात की जाए तो आप बच्चे को पढ़ाएं, पूछे नहीं है तो फिर से बताएं, तो यही मूल्यांकन हो गया। तो क्या हो गया? अंतर्निहित प्रक्रिया है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया एक शिक्षक अपने छात्रों से किसी विषय में अपनी समझ को दर्शाने के लिए एक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए कहता है। मान लो कोई शिक्षक है, कोई कहानी बताए और उस कहानी को कह दिया कि किसी फिगर या चित्र या मानचित्र के माध्यम से समझाओ। तो यहाँ पे वो बच्चे के अंदर से क्या चीज़ें निकालना चाह रहा है? तो छात्रों की स्मृति को बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है।
स्मृति को थोड़ी चेक कर रहा है। दूसरा क्या है, रचनात्मक आकलन का आयोजन कर रहा है, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब बच्चे अगर उस कहानी को सुन लिया है, अब उसको अपने बोर्ड पे, कॉपी पे, जहाँ भी उसको मतलब चाहे मानचित्र के द्वारा चाहे चित्र के द्वारा अगर समझाना चाह रहा है तो वहाँ पे क्या जानना चाह रहा है, वो बच्चा कितना क्रिएटिव है इसके बारे में जानेगा ना। अब मान लो कि एक कौवे और बिल्ली की कहानी कोई सुना दिया है तो बच्चा क्या करेगा, कौवा बना देगा, ठीक, वहाँ पे कौवा बना देगा, उसके बाद एक बिल्ली बना देगा, उसके बाद उनके बारे में कुछ करेगा, तो बच्चा क्रिएटिव माइंड कर रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, रचनात्मक आकलन का आयोजन हो रहा है, ये हो गया। अब तीसरा ऑप्शन गलत हो क्यों है, इसमें दिया मुख्य बिंदुओं के सापेक्ष संक्षेप में करने के लिए छात्रों की क्षमता का परीक्षण, ऐसा नहीं है, ठीक, ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक्स विकसित करने की कोशिश, ऐसा नहीं है, ठीक। हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप देख निम्नलिखित में कौन सी स्वालीनता युक्त बच्चों में शिक्षण की एक विधि है। जो स्वालीन बच्चा है, जिसे ऑटिज्म बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कोई बच्चा है, तो उसमें कौन सी विधि हम उसको पढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे। और देखो टेलर फ्रेम और ब्रेल, ये सब क्या है, वो बच्चे जो दृष्टिबाधित उनके लिए है। हमारे यहाँ पे हो जाएगा PECS। PECS का मतलब होता है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या, बच्चों को पिक्चर दिखा के उनको कम्युनिकेट कराएंगे, ठीक। क्योंकि स्वालीन बच्चे जो हैं या तो बोलते ही नहीं हैं, एकदम शांत रहते हैं, बिल्कुल अपने आप में ही बात करेंगे, उनसे बात नहीं, तो क्या होगा, उनको पिक्चर बार बार एक्सचेंज करके उनसे कम्युनिकेट करना होता है। तो ये किस तरह की विधि होती है, इसको हम PECS विधि कहते हैं। ये किसके लिए उपयुक्त होता है, स्वालीनता युक्त जो बच्चे हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे होते हैं, जो इसको ASD के अंतर्गत किया जाता है, उसको जान जाइए आप। ASD का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ का जो बच्चा, उसको क्या कहते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, ताकि बच्चा उस चीज़ को आसानी से सीख पाए, ठीक। तो आई थिंक चीज़ समझ में आ गई, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया एक शिक्षाप्रद अनुकूलन जो छात्रों के साथ काम करते समय करना चाहिए जो नेत्रहीन है। जो नेत्रहीन है उनके साथ किस तरह का शिक्षण देना चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। इसमें पहला क्या, विभिन्न प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का उपयोग करके। अब जो दृष्टिबाधित है उनको दृष्टि दिखाओगे कोई चीज़ का, दिखेगा नहीं दिखेगा ना, तो गलत हो गया। दूसरा क्या, खुद को ओरिएंट करें ताकि छात्र उसे करीब से देखें। अब खुद को ओरिएंट क्या करेंगे, खुद को क्या छोटा बड़ा थोड़ी कर पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, विभिन्न प्रकार के लिखित कार्यों का ध्यान से विशेषकर वर्कशीट। अब बताओ, जो बच्चा लिखने उसको दिख नहीं रहा, उसको लिखित कोई वर्कशीट प्रोवाइड कर दो, उसको दिखेगा नहीं दिखेगा, ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, स्पष्ट रूप से बोले और बहुत सारे स्पर्श और संवेदना का उपयोग करें, यही सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नेत्रहीन बच्चा है आपकी बातें अच्छे से सुनेगा, ठीक, तो इसीलिए बोला स्पष्ट रूप से बोले और बहुत सारे स्पर्श और संवेदना का उपयोग करें। स्पर्श का मतलब बच्चा छू के सारी चीज़ को समझ, जो बच्चा अंधा है उसको कोई स्पर्श कराए कोई चीज़, ठीक, कोई संवेदना के बारे में जो उपयोग करिए, तो इससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो नेत्रहीन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा यहाँ पे, चौथा, स्पष्ट रूप से बोले और बहुत सारे स्पर्श और संवेदना का यूज करें, ठीक। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संवर्धन कार्यक्रम स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयुक्त है। अब प्रतिभाशाली अगर बच्चा है तो उसके लिए क्या क्या आप कार्यक्रम कर सकते हैं, ये पूछा गया आपसे। पहला क्या, गणित और विज्ञान का ओलंपियाड, ठीक, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, चुनौतीपूर्ण, अभी चुनौती है, ठीक, चुनौतीपूर्ण गृह कार्य भी है, उनको थोड़ा सा जो कम्पिटिटिव टाइप का चुनौती कोई होमवर्क हो वो दीजिए, ठीक, तो ये भी सही है। तीसरा क्या, शिक्षण के दौरान मानचित्र का कार्य, ये भी आपका ठीक माना जाएगा, ठीक, क्योंकि आप मानचित्र का उनको उपयोग कराएंगे तो बच्चा क्योंकि क्रिएटिव है या प्रतिभाशाली हैं या स्मार्ट बच्चे कह सकते हैं, ठीक, तो उनके सब काम कराओ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो चाहे वो गणित का हो, चाहे चुनौतीपूर्ण गृह कार्य हो, शिक्षक के दौरान मानचित्र का कार्य, तो ये आसानी से बच्चा कर पाएगा जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, ठीक, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिए निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक। तो अब यहाँ पे पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें, क्या दिया है, कक्षा में भूमिका निर्वाहन करने के लिए पटकथा लिखना। अब किसी के अंदर सृजनात्मकता करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि आप उनके क्या करें, कक्षा में भूमिका निर्वहन के लिए पटकथा लिखना, कुछ लिखने के लिए कहना, ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, एक और गेमी या कागज़ को मोड़ कर चिड़िया बनाने आदि का जापानी कला, ठीक, ये नहीं करवाएंगे आप, ठीक। तो तीसरा क्या है, रंगोली बनाना है, पेंटिंग बनाना है, ठीक, ये एक्स्ट्रा क्रिएटिव वर्क हो जिसको हम को करिकुलम एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक, CCA बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि सृजनात्मकता का विकास करना है तो कक्षा में भूमिका के निर्वाहन के लिए पटकथा लिखना, ठीक, तो ये आपका आसान हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया विचार की विशेषताएँ, अगर आप विचार करें उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, यह दोनों पर निर्भर करती, चाहे धारणा हो चाहे स्मृति, बिल्कुल सही, ठीक। आप धारणा बना रहे हो या किसी को स्मृति कर रहे हो, मतलब विचार ही तो कर रहे हो, दोनों सही हो गया। दूसरा क्या है, विकास एक मानसिक प्रक्रिया है, विचार एक मानसिक प्रक्रिया है जो एक समस्या से शुरू होती है और उसके समाधान पे जाके समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है।
क्योंकि अगर आप एक मानसिक प्रक्रिया में किसी चीज़ के बारे में विचार कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है तभी तो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम के सोल्यूशन पहुंच गए तो वो समाप्त हो जाते थे। ये भी सही हो गया विचार का। तो जब दो सही हो तो उपरोक्त में सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा भी सही क्यों? क्योंकि दिया यह एक प्रतीकात्मक व्यवहार है। ठीक, तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ सही है, तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको नहीं ढूंढना है। तो इसमें क्या है, अधिगम की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर बढ़ती है। तो सरल से अगर जटिल की ओर बढ़ रही तो ठीक है, तो पहले सरल बताओ फिर कठिन की तरफ जाओ। दूसरा क्या, अधिगम की तत्परता और प्रेरणा निर्देशात्मक गतिविधियों के तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। ठीक, सही नहीं की बात किया तो ये भी सही है, क्योंकि तत्परता और प्रेरणा होना चाहिए और उसकी एक्टिविटी के हिसाब से करना चाहिए। ठीक, ये भी गलत सही है। तीसरा क्या, समस्या समाधान के कौशल अधिगम की आंतरिक स्थितियों से अभिन्न अंग है। ये भी सही है। अगर समस्या समाधान आप बच्चा कोई करवा रहे हैं तो एक तरह से आंतरिक स्थिति है जो उसके अभिन्न अंग है, जो कौशल अधिगम हो रहा है। ठीक, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका नहीं पूछा तो इसमें इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं जो गलत है, सबके सब सही हैं। ठीक, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो गलत है। चलते अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है, एक शिक्षक के रूप में यदि छात्र आपकी कक्षा में नहीं आते तो आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन क्या है, कक्षा में उनकी अनुपस्थिति के लिए छात्रों को दोषी, ऐसा नहीं है। इससे आप क्या मतलब, अगर बच्चा नहीं आया तो आपने कक्षा के छात्रों को दोषी माना, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या, शांत तरीके से छात्रों के वर्तमान रवैये पर विचार करेंगे, नहीं, सिर्फ उसके वर्तमान रवैये पर थोड़ी विचार करेंगे, देखेंगे क्यों नहीं आ रहा। ठीक, दूसरा क्या है, तीसरा, शिक्षण के लिए कुछ दिलचस्प तकनीकी के उपयोग करने के बारे में सोचेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, बट आ क्यों नहीं, इससे क्या मतलब है। ठीक, दिलचस्प तरीके आपको देखना है वो अलग बात है, लेकिन उसको आप ये सोचना है कि आ क्यों नहीं रहा। ठीक, ये हो सकता है। अभी हम देखते हैं चौथा क्या है, तो उसके बाद समझ पाएंगे सही कौन सही है। चौथा है, कारणों को समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, तीसरा। क्योंकि देखेंगे अगर बच्चा आ नहीं रहा है तो कारण का प्रयोग करेंगे तो सही है, लेकिन उसके अलावा आप करेंगे क्या। ये तो कारण को समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, बट उसके आप करेंगे, आप क्या करेंगे, शिक्षण के लिए कुछ दिलचस्प तकनीक का उपयोग करेंगे। आप अपने पढ़ाई के तरीके में कुछ दिलचस्प एक्टिविटी वगैरह कराएंगे तो बच्चा खुद ही आने शुरू कर देगा। ठीक, तो ये तो उसके लिए आप देखेंगे ये सही है, बट आपका 100% ये सही है, क्योंकि आप उसके लिए कर क्या रहे हैं, करेंगे। आपने पूछा ना कि आप क्या करोगे, तो उसके लिए क्या अपने दिलचस्प तरीकों का उपयोग करोगे और उसके बाद सोचेंगे कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। ठीक, तो बच्चा आसानी से आएगा, अच्छे से पढ़ाना सीखेंगे बच्चा खुद ही आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद इसमें क्वेश्चन की बात कर दी है कि बच्चे द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं। अगर वैकल्पिक संकल्पनाएं का मतलब क्या है, बच्चा खुद से सोच रहा है। ठीक, खुद की थिंकिंग होगी तभी तो वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां, खुद से सोचा, खुद से नियम बनाया तभी तो भ्रम हुआ। तो क्या हो जाएगा, अधिगम अक्षमता। ऐसा नहीं है, अक्षमता नहीं है। बच्चा इतना अगर खुद दूसरा कुछ चीज़ के बारे में संकल्पना बना लिया है या उसके अंदर कोई भ्रांति आ गई, भ्रांति मतलब कोई कमी आ गई है या कन्फ्यूजन आ गया है, तो उसका मतलब थोड़ी का क्षमता है, नहीं। दूसरा क्या है, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, यही सही हो जाएगा, क्योंकि वो किसी चीज़ के बारे में एक विचार बना लिया है, इस हिसाब से उसको लग रहा नहीं है अलग विचार, वैकल्पिक संकल्पना बना ली, इसीलिए उसके अंदर भ्रांतियाँ आ गई हैं, तो यही हो जाएगा आपका सही। तीसरा क्या, निराधार दावा, ये गलत है। चौथा, अस्थायी संकल्पनात्मक ठहराव, ये भी गलत है। तो दूसरा आपसे सही हो जाए, क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर जो वैकल्पिक संकल्पना आता है और जो भ्रांति होती है वो अपने विचारों से आती है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। विद्यार्थी त्रुटि कब करता है ये पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन की देखें तो दिया त्रुटियों से अध्यापक को कमज़ोर। अब त्रुटियों से अध्यापक कमज़ोर है, गलत होगा पहले से। ठीक, दूसरा क्या है, त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा त्रुटि करा तो उसको फेल कर दोगे, ऐसा नहीं। तीसरा क्या है, त्रुटियाँ अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है, यही सही हो जाएगा। अगर बच्चा कोई गलत किया है तो शिक्षक ये समझ जाएगा हाँ ये क्वेश्चन को क्यों गलत किया है, मतलब उसकी थिंकिंग क्या थी, उसके हिसाब से गलत हुआ है। ठीक, तो क्या हो रहा है, जो त्रुटियां हैं अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच को समझने का अवसर देती थी, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्या है, इसको देख लेते गलत हुआ क्यों हुआ। विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों का नहीं, बार बार उनको क्वेश्चन लिखें, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है संवेगों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संवेग की बात हो रही है, ठीक, जहाँ पे भावनात्मक चीज़ें हों। तो अगर ये ऐसी चीज़, तो यहाँ पहला ऑप्शन देखें क्या है, संवेग प्रकृति में व्यक्तिपरक होते हैं। अब व्यक्तिपरक ही नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। दूसरा क्या है, संवेग व्यक्तिपरक और उद्देश्यपूर्ण दोनों होती है, ये सही हो जाएगा। क्योंकि संवेग जो है व्यक्तिगत भी होता है और उद्देश्यों के हिसाब से होता है। संवेग का मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा मोटिवेट हो रहा है, ठीक, तो सेल्फ मोटिवेट भी होता है और किसी उद्देश्य के लिए भी मोटिवेट होता है। तो यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें तीसरा ऑप्शन गलत क्यों दिया है कि संवेगों में शारीरिक परिवर्तन पर ध्यान नहीं, ऐसा नहीं है, शारीरिक परिवर्तन से भी संवेग पे फर्क पड़ता है।
चौथा क्या है, संवेग मूल रूप से एक संवेगात्मक प्रक्रिया है जो प्रकृति में सरल है। ऐसा नहीं है, संवेगात्मक प्रक्रिया एक मूल रूप से प्राकृतिक रूप से सरल है, बट ये संवेगात्मक प्रक्रिया नहीं है मूल रूप से, ठीक। इसमें बहुत सारी चीज़ होती थी। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देख, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण दर्शाता है कि सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा बाहरी अभिप्रेरणा से उत्तम है। मतलब जो आप आंतरिक मोटिवेट होते हैं वो किसी के द्वारा मोटिवेट किए इसकी तुलना में बेहतर होते हैं। अगर सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ठीक। चौथा ऑप्शन बात कर दिया कि जुर्माने से बचने के लिए एक बच्चा स्कूल में गलत अंग्रेजी बोल रहा है। अब किसी चीज़ से अगर डर हो गया मतलब उसको बाह्य प्रेरणा है, ठीक, तो ये गलत हो गया, ठीक। आपको ये चेक करना आंतरिक किस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, एक निजी स्कूल में एक शिक्षक वेतन वृद्धि या पदोन्नति प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक। अब ये बताओ, वो वेतन प्राप्ति या पदोन्नति के लिए अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले रहा है, मतलब उसके अंदर लालच है या बाह्य प्रेरणा है, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक छात्र ने गृह कार्य किया क्योंकि वह नहीं चाहता कि शिक्षक उसे डांटे, मतलब डर है उसके अंदर, तो ये भी बाह्य प्रेरणा है, ठीक। पहला क्या है, ये सही हो जाएगा। जब एक ही बचा तो सही है, क्यों सही हो देख लेते हैं। इसमें ये दिया है कि एक छात्रा किसी खेल में भाग लेना चाहती है क्योंकि वह रोचक है और उसे करने में मज़ा आता है, मतलब उसे कोई बाहरी से मतलब नहीं है, उसको खुद अच्छा लगता है, रोचक है और उसे मज़ा भी आता है, तो यही आंतरिक प्रेरणा हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम अगर मान लो कोई चीज़ सीख रहे हैं तो भावनाएं जरूरी होती हैं, बिल्कुल सही। सांस्कृतिक संदर्भ भी जरूरी होता है। तीसरा परिपक्वता भी जरूरी, रुचि। तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक। 1 2 3 4 आपके चारों ऑप्शन सही हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिर्फ अधिगम की बात हो तो केवल आनुवंशिकता बनावट बिल्कुल गलत हो जाएगा। भौतिक आधारभूत संरचना ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। सिर्फ भौतिक आधारभूत संरचना से थोड़ी अधिगम का निर्माण होता है, ठीक। और अति महत्वपूर्ण की बात किया। तीसरा क्या, सामाजिक संदर्भ और भावना, ये सही है। सामाजिक संदर्भ मतलब आप समाज के लिए और अपनी खुद की भावनाओं के हिसाब से भी अधिगम करना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा, ठीक। अभी हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बट इसको हम मानते हैं सबसे बेस्ट, क्यों, क्योंकि परिपक्वता और शारीरिक से मतलब शारीरिक की उपस्थिति से ही मतलब नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा। सामाजिक संदर्भ और भावनाएं हमें ये बताती हैं कि अधिगम को हम कितने महत्वपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया इनमें से कौन विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन है, ठीक। विकास का मतलब अगर कोई बच्चा डेवलप कर रहा है तो उसमें आनुवंशिकता का प्रभाव कैसे पड़ा, ये आपको बताना है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बात की दिया कि यह इस बात पर प्रमुख निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, ठीक, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, हम कितनी दूर जाएंगे यह प्रमुख निर्धारक नहीं है, ठीक, क्योंकि फिक्स थोड़ी कर देता है 100%। क्योंकि होता क्या है, आनुवंशिकता की मतलब ये है, मान लो आपकी मम्मी छोटी हैं, आपके पापा बड़े हैं, तो आप ये फिक्स नहीं कर पाओ कि आप छोटे होगे बड़े, बट हाँ ये फिक्स रहे। जैसे अगर मान लो आपकी मम्मी का आनुवंशिकता है तो आपके अंदर थोड़ा सा ये निर्धारित आप कर सकते हैं कि हाँ हम इतनी दूर तक लगभग जा सकते हैं। मान लो आपकी मम्मी 4 फीट की है तो लगभग आप भी 4 फीट या 4.5 हो जाएंगे या 3.5, इससे आसपास, मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक। ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा हिसाब से। दूसरा क्या, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे, सही हो जाएगा। अच्छा, दोनों ऑप्शन ही हो गया, तो दोनों ऑप्शन है आप सही हो गया, ए और बी दोनों से, क्योंकि दोनों में एक ही ऑप्शन है। तो आनुवंशिकता ये निर्धारित करती है कि हम कितना दूर जाएंगे, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा निगमनात्मक विधि का एक गुण है। अब निगमनात्मक मतलब क्या है, बच्चे को आप पहले नियम बता दिए फिर उदाहरण बताइए। ये एक खराब मेथड होता है खास करके प्राइमरी बच्चों के लिए। सबसे अच्छा कौन सा होता है, आगमनात्मक विधि होता है, ठीक, जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, कुछ क्रिएटिविटी करा दी जाती है, तब बच्चों को नियम बताया जाता है, तो सही होता है। बट ये गलत है, गलत नहीं, बच्चों को इससे ये नहीं कराना चाहिए। अब इसमें दिए कौन कौन से इसके गुण होते हैं, क्यों गलत है। पहला ऑप्शन बात करें, इसमें तर्क, चिंतन और अन्वेषण जैसी शक्तियों को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इसमें पहले आप नियम बता दो, नियम बता के फिर आगे बढ़ जाओगे तो बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाएगा, ना चिंतन कर पाएगा, ना उसके बारे में सोच पाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम्पल दोगे, एक्टिविटी कराओगे, बच्चा सीखेगा, चिंतन करेगा, अन्वेषण करेगा, तब तो उसे अवसर मिलेगा ना अपनी शक्तियों के बारे में। तो ये गलत होगा, ये इस हिसाब से निगमनात्मक में ये सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है, इसमें बच्चे यंत्रवत काम करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता ऐसा क्यों करें, बिल्कुल सही है। उनको पता है क्योंकि नियम है, नियम करके आगे बढ़ जाएंगे, उनको पता नहीं कि ये किया क्यों जा रहा है, बस वो रट के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो ये भी सही है। तीसरा क्या, इस विधि में कक्षा के सभी बच्चों को एक समय में ही पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक नियम बताओ, सबको करके आगे बढ़ जाओ, तो इसमें क्या होगा, एक बार में सब बच्चा सीख जाए। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बेकार नियम होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है, उच्च प्राइमरी के लिए ठीक होता है, बट अगर आप प्राइमरी की बात करें तो वहाँ पे ये नहीं बेकार, वहाँ पे क्या सबसे अच्छा नियम होता है,
आगमनात्मक नियम होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण बताया जाता है बच्चे ताकि खुद से सीखे, चिंतन करे, अन्वेषण करे। ठीक, उसके बाद बच्चा अपने आप अपनी शक्ति को विकसित करने का अवसर पा लेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन, 3 के तीनों सही हैं निगमनात्मक हिसाब से, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन की बात करें, आप दिया कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को कैसे देखा जाता है। अगर प्रगतिशील शिक्षा हो रही तो बच्चों को किस प्रकार देखा जाएगा, तो यहाँ दिया है निष्क्रिय विडंबक, ऐसा नहीं। अगर प्रगतिशील की बात हो तो निष्क्रिय की कोई बात नहीं होगी, लघु वयस्क ये भी नहीं है, निरंक अवस्था ये भी नहीं, तो सक्रिय खोजकर्ता सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। जब ऐसी बात आ रही जहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रगतिशील कक्षा की, तो वहाँ पे जो बच्चा होगा वो सक्रिय खोज करता होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा, सक्रिय खोज करता है। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमसे कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं कि हाँ पे ये करें, हम क्लास में उसको लाने की जरूर कोशिश करेंगे। और आप हमें ये जरूर बताएं कि आपके 30 में अपने मन से किए थे तो कितने नंबर सही हुए। तो फिर भी भाई कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।